नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म बातें कानून की पे स्वागत है। और आज आप लोग, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसका हम लोग स्टार्टिंग से प्रोविज़न जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे सेक्शन 18 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन 15 में सबसे पहले एडमिशन की बात की। फिर एडमिशन कौन कौन व्यक्ति कर सकता है उसके बारे में जो सेक्शन 16, 17, 18 में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी सीरीज और क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नया सेक्शन तो है ये, लेकिन वो एडमिशन से जुड़ा हुआ ही है। तो ये जो सेक्शन 19 है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस सेक्शन 19 को जानने से पहले आपको सेक्शन 15, 16, 17, 18 ये सब एकदम से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक कोई भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है और उसका एक सीक्वेंस होता है। अगर आप डायरेक्टली बीच से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको कम समझ में आएगी, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलते हैं चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो अगर आपने प्रीवियस में, मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है लेकिन आप डायरेक्ट सेक्शन 19 देख रहे हैं तो चीज़ें समझ में तो आएंगी ही। लेकिन अगर आप प्रीवियस के सेक्शन 15, 16, 17, 18 ये सब पढ़ लेते हैं, एडमिशन से जुड़े हुए जो चीज़ें हमने पहले बता रखी हैं, तो चीज़ें आपके लिए और समझना ईजी हो जाएगा। तो इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब डिस्कस करने चल रहे हैं सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 के बारे में बात करें उससे पहले आप ये जानिए कि जो हमने सेक्शन 15 में एडमिशन पढ़ा था कि एडमिशन क्या होता है। वो एडमिशन जो भी सेक्शन 15 में, चाहे वो स्टेटमेंट थी, चाहे वो रिटेन हो, ओरल हो, ठीक है, वो जो एडमिशन हम लोग पढ़े सेक्शन 15 में, वो एडमिशन जो होता है, या अगर आप कहें कि एडमिशन जो होता है, जो कोर्ट में कोई व्यक्ति कोई चीज़ को एडमिट करता है, जो भी फैक्ट उससे रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ कोई मैटर होता है, वो क्या होता है कि वो उसके खिलाफ में उस जो चीज़ को एडमिट कर रहा है उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के खिलाफ भी किया जा सकता है। यानी कि जनरली क्या होता है कि जो एडमिशन होता है वो सेल्फ हार्मिंग होता है। सेल्फ हार्मिंग का मतलब होता है कि आप ही एडमिशन किसी चीज़ का कर रहे हैं और उस जो चीज़ आप एडमिट कर रहे हैं, जो भी जो भी फैक्ट आप एडमिट कर रहे हैं, जो कि फैक्ट इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट है, उसको अगर आप एडमिट कर रहे हैं तो उस चीज़ का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो एडमिशन होता है वो एक तरीके से सेल्फ हार्मिंग होता है। लेकिन उस सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस जो होते हैं, यानी कि एडमिशन इज अ रेलेवेंट अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट, यानी कि एडमिशन उस व्यक्ति के खिलाफ रेलेवेंट होता है जो एडमिशन को दे रहा होता है, यानी वो सेल्फ हार्मिंग होता है। एडमिशन इज नॉट टू बी प्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट, यानी कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है उसी के अपनी ही बात को प्रूव करने के लिए वो किसी चीज़ का एडमिशन नहीं करता। यानी कि एडमिशन इज नॉट टू बी प्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट, यानी कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है वो उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, यानी कि उसके लिए सेल्फ सर्विंग एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारा सेक्शन 19 है वो एक तरीके से जो एडमिशन होता है वो किन किन परिस्थितियों में सेल्फ सर्विंग भी हो सकता है उन चीज़ों के बारे में बात करता है। यानी कि एक तरीके से ये एक्सेप्शन बताता है कि कहाँ कहाँ पे एडमिशन जो होते हैं वो सेल्फ हार्मिंग के जो एडमिशन होते हैं वो सेल्फ सर्विंग भी हो सकते हैं। सेल्फ सर्विंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एडमिशन दे रहा है वो उसके बिहाफ पे उसी के लिए ही उन एडमिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप सेक्शन 19 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एडमिशन आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। एडमिशन
रेलेवेंट होता है और प्रूव किया जा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जो दे रहा है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट इन इंटरेस्ट, यानी उससे हितबद्ध जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो दे रहे हों, वो उनके खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके कोई मान लीजिए किसी को उसने अथराइज एजेंट हो गए या उसके कोई सर्वेंट्स वगैरह हो गए जो उससे जुड़े हुए हैं, वो भी अगर एडमिशन दे रहे हैं तो वो उस व्यक्ति के यानी कि प्रिंसिपल है उस व्यक्ति के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम, यानी कि उस व्यक्ति के बिहाफ पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो उसको दे रहा होता है, यानी कि सेल्फ सर्विंग नहीं हो सकता है। फिर लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन दीज एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, यानी कि जो जो कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, एक्सेप्ट ये जो कंडीशन 1, 2 और 3 दी गई हैं, इन कंडीशंस के अलावा हर परिस्थिति में एडमिशन जो होता है वो सेल्फ हार्मिंग होता है। केवल इन्हीं 3 परिस्थितियों में एडमिशन सेल्फ सर्विंग हो सकता है, यानी उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या उस व्यक्ति के इस्तेमाल उस चीज़ के लिए कि जो एडमिशन दे रहा है वो सेल्फ सर्विंग हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला एक्सेप्शन जो दिया हुआ है, पहला इसमें क्या है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाई और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 की बात कर रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई एडमिशन दिया है और उस एडमिशन को देने के बाद उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है या उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसका जो एडमिशन है वो किसी चल रहे केस में फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ मैटर है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो जो चीज़ एडमिट की गई थी उसके मरने से पहले, वो चीज़ें क्या होगी, भले उस व्यक्ति के लिए सेल्फ सर्विंग हो लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज इट इज जो उसने एक्सेप्ट किया था। तो जो सेक्शन इसका एक्सेप्शन 1 है, एक तरीके से देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 में है, सेक्शन 26 का क्लॉज 1 है, और सेक्शन 26 का क्लॉज बी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई वर्क कर रहा है और वो मान लीजिए वो जो अपने वर्क के दौरान अगर उसने कोई चीज़ को एडमिट किया हुआ है या कोई चीज़ एडमिट करता हुआ चलता है, अपने मान लीजिए एक डायरी वगैरह मेंटेन करते हुए चलता है और कुछ इंट्रीज करते हुए चल रहा है, और कभी भविष्य में अगर विवाद उत्पन्न होता है और उसका जो केस केस में अगर फैक्ट इनिशियल फैक्ट से जुड़ा हुआ कोई मैटर होता है तो उसके द्वारा, और वो व्यक्ति जिसने उस डायरी को मेंटेन किया या एंट्री जो उसने की है अब वो मिल नहीं रहा है या वो उसकी मृत्यु हो चुकी है या उसका कोर्ट तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो चुका है, तो जो उसने एंट्रीज की है जिस डायरी जिस बुक्स में जो एंट्रीज हैं उसकी, वो एंट्रीज ही क्या हो जाएंगी, वो एडमिशन उसकी मान ली जाएंगी। इसको एक आप इलस्ट्रेशन से अगर आप समझें, इलस्ट्रेशन से अगर आप लोग समझें तो इसमें देखिए इसका जो इलस्ट्रेशन बी है, इलस्ट्रेशन बी एक्सेप्शन 1 से जुड़ा हुआ सेम वही बात करता है। इलस्ट्रेशन बी में क्या हुआ है, ए द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, यानी कि जो एक शिप है उसका कैप्टन जो ए है उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में कि इसने क्या किया था, इस शिप को क्या किया था, शिप के रास्ते को भटका दिया था या गलत दिशा में इस शिप को लेके चला गया था। फिर लिखा हुआ है एविडेंस इज गिवन टू शो दैट शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स, जो एविडेंस जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिसके बिहाफ पे ट्रायल चल रहा है वो ये दिखा रहे हैं कि इसने इसको उसके प्रॉपर कोर्स जो जिस एरिया जिस डायरेक्शन में जिस उस शिप को जाना चाहिए था उससे क्या चली गई थी, बाहर चली गई थी वो शिप। लेकिन ए क्या करता है, ए प्रोड्यूस अ बुक केप्ट बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस शोइंग ऑब्जर्वेशन एलिज्ड टू हैव बीन टेकन बाय हिम फ्रॉम डे टू डे,
यानी कि वो एक डायरी प्रस्तुत की जाती है, अगर ए के द्वारा मेंटेन, वो जो डायरी है वो ए के द्वारा मेंटेन की गई है। और इसमें क्या डे, और वो जो ए है उस डायरी में हर दिन डे बाय डे शिप जिधर जिधर भी डायरेक्शन में जिस एरिया में वो लेके जाता है, प्रॉपर एंट्री उस डायरी में करता हुआ चलता है कि इस टाइम पे इस दिशा में वो उसकी जो जहाज है वो जा रही होती है। एंड इंडिकेटिंग दैट शिप वाज नॉट टेकन आउट ऑफ द प्रॉपर कोर्स, मतलब हर प्रॉपर कोर्स, यानी कि जो उस डायरी में उस जिस दिन की बात चल रही है, कोर्ट में ट्रायल जिस दिन के लिए हो रहा है कि इस दिन ये जहाज प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं थी, अपनी डायरेक्शन को भटका के चली गई थी, उस दिन भी एंट्री की हुई है। मतलब कि ए ने उस एंट्री जो है वो सिर्फ जिस दिशा में गई थी, जिधर भी गई थी, वो उस डायरी में उसको लिखा हुआ है, और वो शो कर रहा है कि उस दिन भी वो प्रॉपर कोर्स, यानी कि जिस दिशा में उसको जाना चाहिए था, जिधर जाना चाहिए था, वो उधर ही गई थी। ए मे प्रूव दीज स्टेटमेंट बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज, यानी कि ये इस चीज़ को प्रूव कर सकता है अगर ये जो पार्टीज हैं जिनके बीच में केस चल रहा है, तो वो एडमिसिबल हो सकती हैं इफ़ ही वर डेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 26। यानी कि अब समझिए, यहाँ पे बात हो रही है कि ए की ये तभी एडमिसिबल होगा जब ए की क्या हो चुकी हो, मृत्यु हो चुकी हो, और वो किसी विवाद जो है, जो दो पार्टी जिनके बीच विवाद चल रहा है केस में, अगर उस फैक्ट उस दिन जिस दिन घटना घटी हो, कोई घटना घट गई हो उस जहाज में, उस शिप में, और उसके बिहाफ पे कोई केस चल रहा हो, और ये इस जहाज किस दिशा में गई या किधर गई, ये उस केस में फैक्ट इशू है। यानी कि फैक्ट इशू ये है कि मान लो उस जहाज में कोई घटना घट चुकी है, किसी की मान लो डेथ हो चुकी है, और अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि उस दिन जहाज किस दिशा में गई थी। तो जहाज किस दिशा में गई थी ये बता कौन सकता है, जो जहाज को चला रहा होता, नहीं उसका कैप्टन, यानी शिप का कैप्टन ए। और अगर अब मिस्टर ए के ऊपर चार्ज है कि उस दिन जानबूझ के जहाज को भटका दिए थे, समुद्र में किसी अन्य दिशा में भटक गई थी, तो अब ए को बुलाया जाएगा एडमिशन देने के लिए कि क्या उस दिन ये जहाज अपने प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस दिशा में जिधर उसको जाना था उधर ही गई थी या रास्ता भटक गई थी। लेकिन मैटर ये है कि मिस्टर ए प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें लिखते हैं जिस दिन जिस जगह पे जहाज जाती है। यहाँ पे ए को कोर्ट में लाना और ए से पूछना कि हाँ इस दिन जहाज किस दिशा में गई थी, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस दौरान या कोर्ट में आने से पहले अगर ए की मृत्यु हो चुकी है, तो ए के द्वारा जो एंट्रीज डायरी में की गई हैं उसी को एडमिसिबल मान लिया जाएगा कि हाँ उस दिन जहाज प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस में सही दिशा में गई थी। अगर आप सेक्शन 26 पढ़ें उसमें मृत्यु की बात जरूरी है कि ए मर ही गए हो, अगर ए मिल नहीं रहे हैं, कहीं चले गए हैं, उनका आना असंभव है, कोर्ट में आ नहीं सकते हैं, और उस जो डायरी वो मेंटेन करते हैं उस डायरी को कोई ला के कोर्ट में दिखा देता है कि आज सर ये देखिए, मतलब जज साहब को दिखा दी जाती है कि ये एंट्री आप देख लीजिए कि उस दिन जहाज इसी दिशा में गई थी, क्योंकि मिस्टर जो ए हैं वो प्रॉपर डायरी मेंटेन करते हैं और लिखते हैं कि जहाज की दिशा में जाती है, तो यहाँ पे भले ही हो ए के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग हो, एडमिसिबल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप एक्सेप्शन ए को अच्छे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सेप्शन 2। एक्सेप्शन 2 जो बात करता है वो कहता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज consist of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind body exists and it is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। यानी कि दूसरी चीज क्या है, कब जो है आपके द्वारा किया गया एडमिशन सेल्फ सर्विंग हो सकता है, जब आपका कंडक्ट, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें शो कर रही हों कि आपके द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वो गुड फेथ में किया गया है
और आपका कंडक्ट भी ये शो कर रहा है कि आप गुड फेथ में वो कार्य किए थे और आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं, तो ये भी एडमिशन माना जाएगा। इसको समझने के लिए आप एक सबसे इसका जो इजी एग्जांपल है उसको हम लोग देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो इलस्ट्रेशन डी है, आप सेक्शन 19 जब खोलेंगे तो सेक्शन 19 में इलस्ट्रेशन जो इसका डी है, इसका जब इलस्ट्रेशन आप डी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंडक्ट की बात कैसे हो रही है। इसको देखिए, इलस्ट्रेशन डी में है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, यानी कि इसमें मिस्टर ए हैं, इनके ऊपर चार्ज लगा है कि ये स्टोलन गुड्स यानी कि जो चोरी की संपत्ति है उस या चोरी के सामान हैं उनको रिसीव करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, ये जानते हुए, ये मतलब कि ये जान भी रहे हैं कि ये स्टोलन है, इस तरीके का चार्ज अभी लगा है। अभी ये कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है कि मिस्टर ए गिल्टी हो चुके हैं, बस ये इनके ऊपर एक चार्ज है कि ये स्टोलन गुड्स को रिसीव करते हैं और ये जानते हुए रिसीव करते हैं कि ये स्टोलन गुड्स हैं। लेकिन अगर मान लो ए के पास कोई व्यक्ति गया, ठीक है, ए के पास मान लो कि उस एक्यूज तो हैं ये, तो मान लो इनके पास जांच करने के लिए जाते हैं, मान लो कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है और वो जाता है, ये इनसे उनको ऑफर करता है कि जिसे कोई गुड्स है, मान लो उसकी कोई कीमत है 50,000 रुपये, जो गुड्स ए बेच रहे हैं, और इनसे कोई कहता है कि तुम मुझको इसे 10,000 में दोगे, तो ए सीधा उसको रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं मैं तुमको इसको 10,000 में नहीं दे सकता। और ए कहते हैं कि यार मतलब इतना तो मेरा खरीद भी नहीं है, तो मैं तुमको 50,000 का गुड्स 10,000 में कैसे दूं? यानी कि वो उसकी जो वैल्यू है, उस गुड्स की जो वैल्यू है उसके नीचे दाम में बेचने से साफ ही साफ इनकार कर देते हैं। तो जो ए के ऊपर ये चार्ज लगा है कि ये स्टोलन गुड्स रिसीव करता है, अगर ए स्टोलन गुड्स रिसीव कर रहा होता और ये जान रहा होता कि गुड्स स्टोलन है, तो वो उसको सस्ते दाम में बेच देता। लेकिन वो सस्ते दाम में नहीं बेच रहा, यानी उसका जो कंडक्ट है, उसका जो बिहेवियर है, वो दिखा रहा है कि ये इस बात से अनजान था कि ये चीज़ क्या था, चुराई की, यानी ये चोरी की संपत्ति है। अगर वो चोरी की संपत्ति होती तो वो कम दाम में खरीदा होता और कम दाम में क्या कर देता, सेल कर देता। तो यहाँ पे ए के द्वारा जो एडमिशन किया जा रहा है, जो एडमिशन ए कर रहा है उस कम दाम में नहीं बेच रहा है, ये उसके कंडक्ट से पता चल रहा है। तो इस चीज़ को एडमिशन उसका सेल्फ सर्विंग भी हो सकता है। इसको एक और एग्जांपल से अगर आप समझें कि जैसे एक एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग हिज पोजेशन काउंटरफिट करेंसी, यानी कि ए के ऊपर चार्ज लगा है कि ये काउंटरफिट यानी कि जो नकली नोट्स हैं उसके पोजेशन में मिलती हैं, और उसके पोजेशन में नकली नोट्स भी हैं, और ये चार्ज है कि ये जानबूझकर नकली नोट्स को क्या रखता है और इसका इस्तेमाल करता है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट आस, अब जब ए को कोर्ट में मान लो बुलाया जाता है, तो ए इस बात को कहता है कि मुझे भी, जिसे उसके पास बहुत सारे नकली नोट्स मिले थे, तो ए कहता है कि मैंने मतलब कि जो मेरे पास ये नोट्स है ये मुझे भी ऐसे लग रहे थे कि ये नकली हैं, और बट इसके लिए मैंने एक जो लिखा हुआ ना स्किलफुल पर्सन जो होते हैं जो करेंसी को एग्जामिन करते हैं, मैंने स्किलफुल पर्सन से इसको एग्जामिन करवाया और उसने बोला कि नहीं ये सही नोट्स हैं, यानी कि ये रियल हैं, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ए के द्वारा जो स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि मैंने इसको चेक करवाया है, वो स्किलफुल पर्सन है जो नकली नोटों का जानकार है, उसके द्वारा चेक करवाने के बाद में इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे ए के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भले ही सेल्फ सर्विंग है, वो यूज किया जा सकता है एज एन एडमिशन। ठीक है, तो दूसरा आप समझ गए होंगे आप कंडक्ट और बिहेवियरल बात। इसका जो तीसरा एक्सेप्शन है जो बात करता है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन, जब एडमिशन के अतिरिक्त अगर वो चीज़ रेलेवेंट है तब उसका भी सेल्फ सर्विंग एडमिशन हो सकता है।
अदर देन का अगर यहाँ पे आप मतलब समझेंगे तो अदर देन का मतलब होता है कि कोई चीज़ वो एडमिशन नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ फैक्ट फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन में कोई घटना घटित हुई है अंडर सेक्शन 4 या अंडर सेक्शन 9, जैसे आपने अगर सेक्शन 9 आप पढ़े होंगे तो प्ली ऑफ एलिबाई, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को प्रूव कर देता है, जैसे किसी अन्य स्थान पर, मान लो किसी के ऊपर चार्ज लगता है कोलकाता मर्डर करने का, लेकिन अगर वो इस बात को प्रूव कर देता है कि मर्डर वाले दिन वो कोलकाता में नहीं बल्कि चेन्नई में था या कहीं और जगह था, अगर वो चीज़ वो प्रूव कर रहा है तो वो भी भले ही उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग है, लेकिन वो रिलेवेंट हो जाएगा। तो सेक्शन 19 के तीनों एक्सेप्शन हमने बता दिया आपको, इसको आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक बहुत ही फेमस अगर केस की बात करें तो एक केस है ब्राइस वर्सेस ब्राइस का। इस केस को आप याद रखिएगा, ब्राइस वर्सेस ब्राइस। केस का नाम क्या है? अगर हम केस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है इस सेक्शन 19 या एडमिशन का, अगर हम बात करें आप, ब्राइस BRYCE, ब्राइस वर्सेस भी वही है BRYCE, ठीक है। जो एक केस है ब्राइस वर्सेस ब्राइस, इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ ए लिविंग पर्सन कैन नॉट बी यूज्ड इफ इट इज सेल्फ सर्विंग, यानी कि किसी जिंदा व्यक्ति, जो व्यक्ति जीवित है, उसके द्वारा कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो जीवित व्यक्ति देता है वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ये किसमें कहा गया है? ब्राइस वर्सेस ब्राइस में। लेकिन अभी हम लोग ने जब सेक्शन 19 पढ़ा तो इसका क्लॉज 1 में तो हमने पढ़ा कि डेथ पर्सन की हो गई है, लेकिन जब हमने आगे और पढ़ा कंडक्ट और बिहेवियर, ये सब चीज़ें, या अदरवाइज देन एडमिशन, वो चीज़ें भी रिलेवेंट हो रही हैं। वहाँ पे व्यक्ति जिंदा है फिर भी उसके द्वारा दिया गया एडमिशन जो है सेल्फ सर्विंग भी हो सकता है सेक्शन 19 में, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 के बारे में अब हम लोग, सेक्शन 20 बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ सेक्शन 20 कहता है ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलेवेंट, यानी कि अगर कोई चीज़ जो कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, जिसका कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उसके लिए आप ओरल एविडेंस उसका नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अनलेस, अब यहाँ देखिए, अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम, जब ये जो पार्टी उसमें है वो ये साबित नहीं कर देती हैं, जो पार्टीज हैं अगर वो इस बात को साबित कर देती हैं कि वो इस चीज़ का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल हैं, चाहे वो किसी भी लॉ के थ्रू हो, अगर वो लॉ के द्वारा अगर वो इंटाइटल हैं कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का अगर सेकेंडरी एविडेंस उसका दे सकते हैं, तब तो उसका ओरल एडमिशन वो कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, कंटेंट का डॉक्यूमेंट के उसके आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते हैं। और अगला और चीज़ क्या है, सेकेंडरी ऑफ द कंटेंट, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट अंडर द रूल हेयर इन आफ्टर कंटेंट, यानी कि जिन जिन चीज़ों का आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जो रूल हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं, उसके लिए अगर सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं तो उसका आप उस कंटेंट का, डॉक्यूमेंट के कंटेंट का आप ओरल एडमिशन भी कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, अगर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, यानी जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है वो जेन्युइन है कि नहीं, यानी कि उसकी जेन्युइननेस अगर जो है वो वही क्वेश्चन में आ गई है, तब भी आप उसका ओरल एडमिशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो सेक्शन 20 में इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस दो ही चीज़ आपको याद रखनी है कि किन केस में आप किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशन दे सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि आप इस चीज़ को, जिस चीज़ का आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, उसके लिए आप प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ओरल एडमिशन दे सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए। और दूसरा क्या है, जब डॉक्यूमेंट खुद में उसकी जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में आ गई कि जेन्युइन है कि नहीं है, तब उस केस में आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका
वो दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ओरल एडमिशन कर सकते हैं। होता क्या है, कभी कभी होता है कोई डॉक्यूमेंट्स होता है वो बहुत ही क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो पार्टीज हैं वो इस बात पर एग्री हो चुकी होती हैं कि उसको प्रोड्यूस करना ही इम्पॉसिबल है, उस डॉक्यूमेंट्स को लाया ही नहीं जा सकता है। मान लो किसी पत्थर पे लिखा हुआ चीज़ है कोई, और वो पत्थर इतना विशाल है, मान लो उसको, जैसे होता नहीं पहले स्तंभों को खोद के लिखा जाता था, जैसे होता था ना स्तंभ लेख वगैरह जो बनते थे। तो मान लो किसी चल रहे मैटर में वही फैक्ट इशू है कि वहाँ लिखा क्या है, तब क्या पूरा पहाड़ तो लाना मुश्किल ही है, तो उसका पे जो लिखा हुआ है उसकी आप फोटो ला के उसका दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है। या मान लो किसी ऐसे फाइल का जो कि बहुत पुरानी फाइल है, बहुत दिन से पड़ी है, या उसके बहुत मोटा है और उसमें पेजेस बहुत ही ऐसे हैं कि अगर उसको उठा के दूसरी जगह ले जाना ही मुश्किल है, और आप इंटाइटल हैं उस चीज़ का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तब वहाँ पे आप उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, जब उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में, सेक्शन 20 में से ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21, सेक्शन 21 बात करता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस वेन रेलिवेंट। देखिए जनरली क्या होता है कि जो सिविल केसेस में एडमिशन जो होता है वो रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन वो तभी रेलेवेंट होता है जब क्या हो, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट। सिविल केस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होता है इफ इट इज मेड आइदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। यानी कि जब एक्सप्रेसली किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया गया है कि इस चीज़ का आप मतलब एडमिशन नहीं दे सकते हो, एक्सप्रेसली लॉ का प्रोविज़न है, तब उसका आप एविडेंस जो है वो सिविल केस में एडमिशन उस चीज़ का नहीं कर सकते हो। या ऐसी सर्कमस्टांसेस है फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस इट शुड नॉट बी गिवन। जहाँ पे पार्टीज जो है वो एग्री हैं कि सिविल केस में इस चीज़ का जो है आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं, सिविल केस में उस कंडीशन में भी आप उसका एडमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे सेक्शन 21 का, तो बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस टू एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 132। सेक्शन 132 जो है वो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन होती है, मान ली एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में या डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते हैं। देखिए जो एडमिशन होगा सेक्शन 21 बेसिकली बात करता है कि जो एडमिशन होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकते हैं, लेकिन सिविल में कब वो एडमिसिबल नहीं हो सकते हैं, अगर वो एक्सप्रेसली जो एक्सप्रेसली ये क्लियर है कंडीशन ऑफ दैट एविडेंस नॉट टू गिव, जहाँ पे एक्सप्रेसली लॉ के द्वारा ये प्रोविजन किया गया है कि इस चीज़ का एडमिशन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। या ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे पार्टीज जो है वो एग्री हैं कि इस चीज़ का आप सिविल केस में एडमिशन नहीं कर सकते हो, तो उसका भी आप एडमिशन नहीं कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन बस ये बता दिया गया है कि उसमें जैसे होता नहीं कि एडवोकेट ने किसी क्लाइंट ने किसी एडवोकेट का हायर किया, अब उसने फीस बहुत ज़्यादा बता दी, पहले उसने उसको सारी कहानी सुना दी कि मैंने ये कार्य किया है, मुझको बचा लो, ये कर लो, मतलब मान लो उसने चोरी की है, जो भी की है, तो मान लो अब वो एडवोकेट पैसा ज़्यादा मांग रहा है। अब वो क्लाइंट क्या करता है, दूसरे एडवोकेट को हायर करता है, मान लो किसी जूनियर को पकड़ता है, वो जूनियर कम पैसे में उसका काम करने तैयार हो जाता है। तो क्या वकील साहब जाके उस क्लाइंट ने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी है उसका एडमिशन दे सकते हैं कोर्ट में? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो सेक्शन 132 में प्रोहिबिटेड है, जब तक कि क्लाइंट का एक्सप्रेसली ना कह दे कि हाँ आप इस चीज़ को दे सकते हो कोर्ट में, तभी, नहीं तो अन्यथा नहीं दे सकते। तो वो चीज़ें प्रोहिबिट है। बाकी जो जनरली सिविल केस में एडमिशन जो है वो एडमिसिबल होता है। तो सेक्शन 21 ईजी है, इसको आप देख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कन्फेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आज के लिए इतना, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्लास में
अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन 22 और सेक्शन 23 यानी कन्फेशन से जुड़े हुए जो प्रोविज़न हैं उनके बारे में डील करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो कोई और टॉपिक अगर आपको ये चीज़ें हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें अगर आपको कोई और लॉ से रिलेटेड जानकारी कोई चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर मतलब उसके रिलेटेड वीडियो बना देंगे। या जो हमने अभी पढ़ा इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, जो चीज़ जो पॉइंट, तो आप उसको भी कमेंट करेंगे तो हम उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।